स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है बेटा दैट इज़ डिफेक्ट्स इन मेंडली पीरियड टेबल। अब देखो बेटा, मेंडली पीरियड टेबल के कुछ डिफेक्ट्स भी थे, ठीक है, जो उसकी कुछ कमियां थी। एक तो बेटा ये था कि मेंडली जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। दैट इज़ हम बोल सकते हैं दैट इज़ एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, एनोमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। क्यों एनोमलस का बेटा मतलब होता है इर्रेगुलर। जो एनोमलस बेटा वर्ड है इसका मतलब होता है बेटा इर्रेगुलर। बेटा जो हाइड्रोजन की पोजीशन थी वो एनोमलस थी, इर्रेगुलर थी। रीज़न क्या है बेटा? जो मेंडलीव था, मेंडलीव ने हाइड्रोजन को फर्स्ट ए ग्रुप में रखा था, ठीक है। और आपको पता है ए ग्रुप में जितने एलिमेंट आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। लेकिन बेटा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास हेलोजन है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं दैट इज सेवन्थ ए ग्रुप, ठीक है। सेवन्थ ए ग्रुप में बेटा हेलोजन्स हैं, तो बेटा जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो हेलोजन से भी मैच करती है, ठीक है। तो अब ये सबसे मेन प्रॉब्लम होगी कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, और आज भी बेटा हाइड्रोजन की पोजीशन कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फर्स्ट ए ग्रुप और सेवन्थ ए ग्रुप, सेवन्थ ए का मतलब वो बेटा हो गया हेलोजन्स, और बेटा फर्स्ट ए का मतलब हो गया दैट इज अल्कली मेटल्स। तो बेटा हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दोनों ग्रुप से मैच करती है, ठीक है। तो ये बेटा सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है जो आज भी है, और मेंडलीव के टाइम पर भी थी। मेंडलीव भी बेटा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर पोजीशन नहीं कर पाया बेटा। दूसरी बात है बेटा दैट इज एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, दैट इज एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब ये बेटा एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? देखो आपको पता है जब मेंडलीव ने बेटा पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है ना बेटा, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को डिज़ाइन किया बेटा, तो जितने भी नॉन एलिमेंट थे उसने उनको अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है ना। मेंडलीव ने बेटा जो अरेंजमेंट किया था एलिमेंट का, ठीक है ना बेटा, जो अरेंजमेंट किया था, तो अरेंजमेंट किस बेसिस पे किया था बेटा? दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। मतलब सबसे पहले वो एलिमेंट रखा जिसका एटॉमिक वेट कम है, उसके बाद उससे हायर एटॉमिक वेट का एलिमेंट। लेकिन बेटा उसने कुछ ऐसे एलिमेंट रखे जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा था, उनको पहले रख दिया, और जिनका एटॉमिक वेट कम था उसको बाद में रखा। ऐसा इसने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट आएंगे सभी की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कि भाई इस ग्रुप में तो वो एलिमेंट आना चाहिए जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो, तो उसने बेटा कुछ हायर एटॉमिक वेट एलिमेंट को पहले रख दिया, और होना क्या चाहिए था? बाद में आने चाहिए थे। अब वो कौन कौन से पेयर है बेटा? तो मैं आपको बेटा याद करने के लिए शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। ये पेयर है बेटा आर्गन पोटेशियम, ठीक है। तो बेटा आर्गन का एक्चुअली में जो एटॉमिक वेट है वो बेटा है दैट इज आर्गन का एटॉमिक वेट 39 पॉइंट बेटा 9, दैट इज द एटॉमिक वेट ऑफ आर्गन। और बेटा पोटेशियम का है 39.1, लेकिन बेटा इसने आर्गन को पहले रख दिया, ठीक है ना। ये आपके पास हो गया बेटा एटॉमिक वेट, और होना क्या चाहिए था? आर्गन बाद में आना चाहिए था और पोटेशियम पहले आना चाहिए था। इसी तरह बेटा टेलुरियम और आयोडीन, टेलुरियम का बेटा वेट कितना था? दैट इज़ 127.5, आयोडीन का बेटा है 127। तो बेटा होना क्या चाहिए था? आयोडीन पहले आना चाहिए था, टेलुरियम बाद में। तो ये कुछ पेयर थे, और टोटल जो गड़बड़ हुई थी बेटा वो टोटल बता देता हूँ। इसको याद करने का तरीका, वो 4 पेयर थे। आमिर खान, तेरी इच्छा, कोक नहीं, ठंडा पेप्सी, ये पेयर थे बेटा जिसको हम बोलते हैं एनोमलस पेयर। एनोमलस का मतलब अभी मैंने बताया इर्रेगुलर, ठीक है ना, कि इनको जो उसने बेसिस लिया था कि भाई एलिमेंट को हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में, तो उसमें उसने अरेंज नहीं किया। तो आमिर खान, तेरी इच्छा, कोक नहीं, ठंडा पेप्सी, ठीक है। इट मीन्स ये है एलिमेंट, इसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है, इसका
कम है, तो ये पहले आना चाहिए था। इसी तरह थोरियम का एटॉमिक वेट क्या है बेटा, ज़्यादा है, प्रोटेक्टेनियम का कम है, तो कम वाला एलिमेंट पहले आना चाहिए था। तो बेटा इसकी दूसरी सबसे बड़ी कमी थी एनोमलस पेयर। तीसरा बेटा अगर हम चलें यहाँ पर, तो तीसरा बेटा था दैट इज पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स, दैट इज पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स। आपको पता है भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स बेटा एक ही एलिमेंट के वो एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, इट मीन्स इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, दैट इज सेम एटॉमिक नंबर बेटा। ठीक है ना बेटा, सेम एटॉमिक नंबर, लेकिन बेटा इनका डिफरेंट एटॉमिक वेट है, डिफरेंट एटॉमिक वेट। तो बेटा अगर इनका एटॉमिक वेट डिफरेंट है तो भाई इनकी पोजीशन भी अलग होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट मेंडलीव ने अरेंज किए थे ये तो एटॉमिक वेट के बेसिस पर ही तो थे बेटा। तो जिन एलिमेंट का एटॉमिक वेट डिफरेंट था, ठीक है ना, तो उनकी पोजीशन भी तो अलग होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बेटा आइसोटोप के लिए कोई भी अलग पोजीशन नहीं रखी है बेटा। ठीक है, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि उन्होंने आइसोटोप की पोजीशन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि भाई इनकी पोजीशन आपने अलग क्यों नहीं रखी, बिकॉज इनका वेट तो डिफरेंट है। नेक्स्ट बेटा है जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी वो ये था कि भाई हमें पता है एक ग्रुप में वो एलिमेंट आएंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन बेटा इसने क्या किया, कुछ एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है, उनको तो एक ग्रुप में रख दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम है उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। तो हम बोल सकते हैं बेटा दैट सम डिसिमिलर एलिमेंट, some dissimilar elements were placed in were placed together, were placed together। ठीक है बेटा, अलग वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है उनको एक साथ रख दिया, एंड हम बोल सकते हैं सम सिमिलर एलिमेंट्स, एंड सम सिमिलर एलिमेंट्स were placed in different group, were placed in different group। ठीक है बेटा, कहने का मतलब बेटा ये हो गया डिफरेंट ग्रुप, कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, डिसिमिलर थी, उनको तो एक ग्रुप में रख दिया, वर प्लेस टूगेदर, और जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया। तो ये भी इसकी सबसे बड़ी कमी थी। जैसे बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर बेटा अगर हम बात करेंगे, जैसे बेटा मैं आपको बताता हूँ कि भाई कौन से डिसिमिलर को अलग अलग रखा बेटा। बेटा उन्होंने फर्स्ट ए ग्रुप में उसने रखा अल्कली मेटल्स को, ठीक है, दैट इज लिथियम हो गया, सोडियम बेटा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, फर्स्ट ए ग्रुप में रखा बेटा। और जो फर्स्ट बी ग्रुप था, आपको पता है 1 से लेके 7 तक हर ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, ए और बी। इट मीन जो फर्स्ट ग्रुप है उसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। ग्रुप तो फर्स्ट ही है बेटा, तो फर्स्ट ए में तो उसने रख दिया अल्कली मेटल्स को, और बेटा जो फर्स्ट बी था इसमें लिखा ट्रांजिशन, इन एलिमेंट को रखा कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब आपको पता है एक ग्रुप में जितने एलिमेंट है इन सभी की प्रॉपर्टी तो सेम होनी चाहिए, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ये अलग अलग प्रॉपर्टी के एलिमेंट जो एक ही ग्रुप में रख दिए, इसने फर्स्ट ग्रुप में रख दिए। कैसे? जैसे बेटा ये अल्कली मेटल्स हैं, ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत फास्ट है, और जो एलिमेंट जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ये जितने भी एलिमेंट है बेटा ये कम रिएक्टिव है, दैट इज़ लेस रिएक्टिव। तो अब बताओ इनकी प्रॉपर्टी में तो डिफरेंस हो गया। और देखो बेटा ये सभी जितने मैं एलिमेंट लिख रहा हूँ बेटा इनको हम बोलते हैं दैट इज नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स। लेकिन बेटा ये जो एलिमेंट हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, ये एलिमेंट ही अलग है बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, और देखिए बेटा ये सभी के सभी अल्कली मेटल्स हैं,
दैट आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। और बेटा ये जितने भी एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं दैट इज कॉइनेज मेटल्स। जो कॉइन वगैरह बनते हैं उनमें इनका यूज होता है कॉइनेज मेटल्स। तो देखो एक ग्रुप में मेंडलीव ने क्या किया, वो एलिमेंट रख दिए जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। तो इनके लिए एक्चुअली में अलग ग्रुप होना चाहिए था। तो इट मीन्स डिसिमिलर एलिमेंट वर प्लेस टूगेदर, एक ही ग्रुप में रख दिए। और कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, उनको अलग अलग ग्रुप में। वो एग्जाम्पल और देखो बेटा, सेकंड केस। ठीक है, जैसे बेटा ग्रुप एट्थ है, ग्रुप एट्थ में ओबीसी बात है बेटा, रखा इसने प्लेटिनम। और बेटा जो आपके पास फर्स्ट बी ग्रुप है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, फर्स्ट बी ग्रुप में गोल्ड है। लेकिन बेटा इन दोनों एलिमेंट को अलग अलग रख दिया, लेकिन प्लेटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टी सिमिलर है, सेम है। अगर इन गोल्ड और प्लेटिनम की प्रॉपर्टी सेम है तो इनको अलग अलग ग्रुप में नहीं रखना चाहिए था, ठीक है ना। इनको दोनों को एक ग्रुप में रखना चाहिए था, बिकॉज बेटा ये जो प्लेटिनम हो गया और जो गोल्ड हो गया, ठीक है ना, इनकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, सिमिलर प्रॉपर्टी, बट दे प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। लेकिन बेटा फिर भी इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया, तो ऐसा बेटा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी एक सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशंस थी। तो कहने का मतलब बेटा इसकी लिमिटेशंस काफ़ी थी। एक हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो ग्रुप एट्थ में, ठीक है ना, इस एट्थ ग्रुप में जो 9 एलिमेंट है उसके लिए बेटा इसने कोई प्रॉपर स्पेस, कोई जो प्रॉपर स्पेस नहीं रखा इसने। ग्रुप एट्थ के अंदर बेटा 9 एलिमेंट है, ठीक है ना, मैंने बताया था 3-3 एलिमेंट है, ऐसे 3 फिर 3 फिर 3। तो इनके लिए भी इसने कोई प्रॉपर स्पेस अरेंज नहीं किया। फिर इसे ये पूछा गया, बताओ भाई लेंथेनाइड और एक्टिनोइड्स पीरियोडिक टेबल के बॉटम में क्यों है, ठीक है ना, इसके लिए मतलब मेन पीरियोडिक टेबल में ही क्यों नहीं है। तो कहने का मतलब बेटा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ डिफेक्ट्स थे, लेकिन जो मेन डिफेक्ट थे बेटा वो आपके पास ये थे, हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा बेटा हो गया कि जो आपके पास इसने कुछ एलिमेंट ऐसे पहले रख दिए जिनका एटॉमिक वेट ज़्यादा था, रखने बाद में चाहिए थे, इसको हम बोलते हैं एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। तीसरा बेटा हो गया आइसोटोप की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट हो गया बेटा कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट थी उनको तो एक ग्रुप में रख दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये बेटा इसकी कुछ कमियां थी। अब बेटा हम बात करते हैं दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बेटा दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर बेटा जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करता हूँ, ठीक है ना, तो बेटा ये जो पीरियोडिक टेबल है इट इज़ गिवन बाय हेनरी मोसले। अब जो साइंटिस्ट है ना बेटा, हेनरी मोसले एक एक्सपेरिमेंट करता है, हेनरी मोसले। देखो हेनरी मोसले क्या करता है बेटा, ये क्या लेता है, अलग अलग मेटल्स लेता है बेटा, ठीक है। ये आपके पास कोई भी मेटल, अलग अलग मेटल हम लेंगे, कभी मैग्नीशियम, कभी एल्यूमिनियम, कभी कॉपर। अगर इन मेटल के ऊपर अगर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होगा, ठीक है ना, यहाँ से बेटा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा अगर इस मेटल के ऊपर हाई स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होगा तो बेटा यहाँ से एक्सरेज रिलीज होंगे। क्या निकलेंगे बेटा, एक्सरेज। और ये जो एक्सरेज है इनकी कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड करेगी कि हम कौन सी मेटल के ऊपर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन को टकरा रहे हैं, हाई स्पीड से बेटा इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली में उसने ऑब्जर्व किया कि भाई हम कोई भी जब मेटल लेते हैं, जब उस मेटल के ऊपर हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है तो वहाँ से एक्सरेज निकलती है, और ये एक्सरेज होंगी, इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना, डिपेंड करेगा मेटल। मैग्नीशियम लोगे तो ये फ्रीक्वेंसी अलग आएगी, एल्यूमिनियम लोगे फ्रीक्वेंसी अलग आएगी, कॉपर लोगे ये फ्रीक्वेंसी अलग आएगी, जिंक लोगे ये फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। तो उसने कहा कि अगर इस फ्रीक्वेंसी का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ, ठीक है, तो स्क्वायर रूट करने के बाद जो नंबर आता है मेरे पास, ठीक है, वो नंबर एक्चुअली में उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर होता है।
मतलब अगर सपोज करो कि अगर मैं बात करता हूँ बेटा, मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम, ठीक है, तो आपको पता है भाई मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। तो मान लो ये बेटा मैंने मैग्नीशियम मेटल ली, यहाँ से हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट हुआ, यहाँ से एक्सरेज निकली, इन एक्सरेज की एक फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी का, अगर मान लो मैंने मैग्नीशियम मेटल ली है बेटा, तो अगर मान लो बेटा ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट करता हूँ तो मेरे पास नंबर कितना आता है 12। और 12 किसका एटॉमिक नंबर है भाई, मैग्नीशियम का। तो उसने कहा कि जब हम किसी भी मेटल के सरफेस पे हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाते हैं, उससे जो एक्सरेज निकलती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो जो हमारे पास स्क्वायर रूट लेने के बाद जो नंबर आता है, वो नंबर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। आई बात समझ में। अगर आप एल्यूमिनियम लोगे तो एल्यूमिनियम से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 13, और ये 13 किसका एटॉमिक नंबर है, एल्यूमिनियम का। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बेटा हेनरी मोसले लो। तो अब हेनरी मोसले क्या कहता है कि भैया कि जो भी प्रॉपर्टी होती है वो कहता है कि एटॉमिक वेट पे डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब यहाँ से बेटा चेंज हो गया कंसेप्ट, और कंसेप्ट यही हो गया कि जो भी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी बेटा, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी, ना कि एटॉमिक वेट के ऊपर। ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसका पूरा फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो ये है जो हेनरी ने किया था बेटा। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू दैट इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। ठीक है, तो अब बेटा एक नया लॉ दिया गया जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो बेटा अगर हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यही है कि जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, that is beta physical and chemical property of the elements are periodic function, are periodic function of their atomic number। ठीक है बेटा, तो किसी भी एलिमेंट की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है बेटा, एटॉमिक नंबर का। मैंने बताया पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट होती है, रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। ठीक है, तो इट मीन्स बेटा जब हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे, ठीक है ना, एलिमेंट को कैसे अरेंज करना, अब एलिमेंट्स को बेटा हम अरेंज करेंगे किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो बेटा जब हम एलिमेंट को अरेंज करते जाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में, ठीक है, तो बेटा क्या होगा, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो एलिमेंट दोबारा से रिपीट होंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, इसी को बेटा हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सिंपली यही है कि भैया हमें एलिमेंट को अरेंज करते जाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में, तो एक रेगुलर एक फिक्स इंटरवल के बाद वो एलिमेंट दोबारा से रिपीट हो जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। अब आपके दिमाग में आएगा सर कि ठीक है प्रॉपर्टी सर दोबारा रिपीट हो रही है, इसी को हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, बट ऐसा होता क्यों है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी क्यों रिपीट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा, स्टडी करेंगे कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, दैट इज कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, कि भाई एक रेगुलर इंटरवल के बाद, ठीक है, प्रॉपर्टी रिपीट क्यों हो रही है। ठीक है ना बेटा, तो इसके पीछे रीजन है बेटा कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होती है, दैट इज सेम बोलो या बेटा हम बोल सकते हैं दैट इज सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है बेटा। इट मीन्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो एलिमेंट दोबारा से रिपीट होते जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। इट मीन्स जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बेटा क्या है, सेम है। और इसी वजह से जो एलिमेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है। और आपको पता है एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे सभी की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या बेटा आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है। अब बेटा अगर हम बात करें बेटा हम बात करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, तो आपको पता है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बेटा हमने 18 वर्टिकल कॉलम्स लिए थे, 18 वर्टिकल कॉलम। और आपको पता है इन 18 वर्टिकल कॉलम का मतलब बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, 18 ग्रुप्स। ठीक है ना, ऐसे 18 आपके पास ऐसे। और बेटा हमने 7 हॉरिजॉन्टल रो ली, 7 बेटा हमारे पास हॉरिजॉन्टल रो। इन बेटा 7 हॉरिजॉन्टल रो को बेटा हम क्या बोलेंगे, दैट इज 7 पीरियड्स। तो कहने का मतलब बेटा ये हो गया कि मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, मतलब 18 वर्टिकल कॉलम है और 7 हॉरिजॉन्टल रो है जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं, 7 पीरियड्स। अब देखो इनको रोमन में और नंबरिंग में लिखने का तरीका है वो देख लो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऐसे ही आता है। पहले बेटा मैं सिंपली एक बार नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, कि भाई 18 ग्रुप हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो मॉडर्न तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर हम इनको मॉडर्न पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग देखें बेटा, तो जो आपके पास फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप है, ठीक है बेटा, और ग्रुप नंबर 13 से 17 तक, ठीक है बेटा, इनको हम ए से डिनोट करेंगे। रोमन में बेटा फर्स्ट को लिखूंगा मैं, दैट इज फर्स्ट ए। बेटा सेकंड को लिखूंगा मैं, दैट इज सेकंड ए। और ग्रुप नंबर 13, ठीक है ना, 13 को बेटा मैं क्या लिखूंगा, दैट इज व्हाट बेटा, थर्ड ए। 14 को बेटा दैट इज फोर्थ ए। 15 को बेटा दैट इज फिफ्थ ए। 16 को दैट इज सिक्स्थ ए। 17 को बेटा दैट इज सेवन्थ ए। और बेटा 18 को हम लिखेंगे जीरो ग्रुप। आपको पता है कि एक्चुअली में ग्रुप नंबर 1 से 7 तक हमने हर ग्रुप को दो भाग में डिवाइड कर रखा है, ए और बी, ए और बी। तो जैसे फर्स्ट ए तो वैसे फर्स्ट बी भी होगा। अब यहाँ से ग्रुप नंबर 11 को बेटा हम बोलेंगे फर्स्ट बी, ग्रुप नंबर 12 को बोलेंगे सेकंड बी बेटा, ठीक है। ग्रुप नंबर थर्ड को बोलेंगे बेटा हम थर्ड बी, दैट इज फोर्थ बी, दैट इज बेटा फिफ्थ बी, दैट इज बेटा सिक्स्थ बी, दैट इज बेटा सेवन्थ बी, ठीक है बेटा। और ग्रुप नंबर 8 9 10 इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ग्रुप 8th। तो बेटा याद रखना, या तो हम सिंपली जो नंबरिंग है बेटा हम वैसे दे सकते हैं जैसे सिंपल नंबरिंग होती है बेटा हमारे पास, ठीक है ना। सिंपल नंबरिंग कैसे आपके पास, दैट इज ग्रुप नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाए बेटा 1 2 3 4 5 6 ऐसे 18 तक। 18 को बेटा हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। रोमन के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपको पता है ये एस ब्लॉक है, आपको पता है ग्रुप नंबर 13 से 18 तक ये पी ब्लॉक है। तो एस और पी के लिए हम ए यूज़ करते हैं, जैसे ये फर्स्ट है ये सेकंड है। यहाँ से बेटा स्टार्ट हो जाएगा थर्ड ए 13 से, फोर्थ ए 14, फिफ्थ ए 15, सिक्स्थ ए 16, सेवन्थ ए 17। और बी कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ग्रुप नंबर 11 को फर्स्ट बी, ग्रुप नंबर 12 को सेकंड बी, ग्रुप नंबर 3 को थर्ड बी, ठीक है बेटा ऐसे। और 8 9 10 को कलेक्टिवली हम 8 बोलेंगे। तो बेटा मैनी टाइम्स बहुत बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिलेगा, जैसे उसने लिख दिया दैट इज सिक्स्थ बी तो अब समझ जाना सिक्स्थ ग्रुप है, उसने लिख दिया फर्स्ट बी तो अब समझ जाना ग्रुप नंबर 11 है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास हो गया बेटा दैट इज़ कि हम ग्रुप को रोमन में और बेटा नॉर्मली जो डिजिट है उनमें हम कैसे इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है बेटा।